ये वीडियो अगर आप लोग देख लेते हो एंड अगर आप लोग का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट है तो आप लोग सारे मेजर कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर से कवर कर सकते हो। एंड ये यार आपके लिए बेस्ट होने वाला है। शॉर्ट एंड सिंपल वे में जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं विद कॉन्सेप्ट्स मैंने इस वीडियो के साथ पूरे अटैच कर दिए हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पीडीएफ भी ले सकते हो। सो पीडीएफ पर मैं आपको अभी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा पहले पूरा वीडियो कवर करो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं अगर वो समझ में आ जाते हैं, जो कि 100% आएंगे ही आएंगे अगर आप लोग इतना टाइम देते हो तो। एंड देन अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पीडीएफ लेने के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म फिल कर सकता है। और फॉर्म फिल करने के बाद यार आप लोग व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर आपको गूगल फॉर्म में अटैच होगा उस व्हाट्सएप नंबर में ट्रांजैक्शन आईडी अटैच कर सकते हो, जिससे कि मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे ही पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँ। सो कंटिन्यू करते हैं यार लेक्चर की तरफ। जनरेशन सुपर 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 इम्पॉर्टेंट। 3 स्टैंडर्ड जनरेशन सभी को पढ़नी रहती हैं। फर्स्ट वन इज़ कन्वेंशनल, सेकंड वन इज़ ट्रांजिशनल या फिर ट्रांजिशन, एंड थर्ड वन इज़ मॉडर्न। ठीक है, इन तीनों में जो आज के टाइम पे यूज़ हो रहा है ऑब्वियस सी बात है मॉडर्न यूज़ हो रहा है। तो मैंने आपको बताया 3 तरीके की जनरेशन है। फर्स्ट कन्वेंशनल है ना जनरेशन या कन्वेंशनल डेवलपमेंट, देन सेकंड वन इज़ ट्रांजिशनल, देन थर्ड वन इज़ मॉडर्न। ट्रांजिशनल कह लो या ट्रांजिशन कह लो, है ना, एक ही चीज़ है। तो कन्वेंशनल में क्या होगा, सबसे पुराना मॉडल क्या है, कन्वेंशनल मॉडल। इसके अंदर अपन खुद से टूल बनाते थे, कस्टम्स यूज़ करते थे, है ना। देखो 2 चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताता हूँ, एक है कस्टम, दूसरा क्या है, दूसरा है कंपोनेंट्स। कस्टम एंड कंपोनेंट्स, है ना। तो ये दोनों चीज़ें हैं। अब कस्टम मतलब कि यूज़र, एक जो बंदा है बनाने वाला डेवलपर है वो खुद से डिज़ाइन कर रहा है, सो इट मीन्स कस्टम है ना। तुम खुद से 1000 लाइन ऑफ कोड, मैंने एक बंदे को बोला कि 1000 लाइन ऑफ कोड लिखना है, तो एक बंदा है वो पूरा 1000 लाइन ऑफ कोड लिख रहा है। 100 स्टूडेंट है एक स्कूल में या एक कॉलेज में, 100 स्टूडेंट है। मैंने उनको बोला यार 1000 लाइन ऑफ कोड लिखना है, आपको एक प्रोग्राम दे रखा है। सो अब 50 बच्चे 2 बच्चों की टीम बना दी मैंने कहा कि यार ए जो ग्रुप ए है वो स्टार्टिंग के 50 बच्चे हैं, ग्रुप बी है वो इस बाद वाले जो एंडिंग वाले हैं 50 बच्चे। अब इन वालों को भी, ए वालों को भी 1000 लाइन ऑफ कोड लिखना है और ग्रुप बी वालों को भी 1000 लाइन ऑफ कोड लिखना है। अब ग्रुप ए वालों ने क्या किया कि खुद से गधा मजदूरी करके 1000 लाइन ऑफ कोड लिख ली, ठीक है। बट ग्रुप बी वालों ने चालाकी कर ली, ग्रुप बी वालों ने यार ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ड्रून की इस वीडियो का। अब उन्होंने चालाकी ये कर ली कि कंपोनेंट्स उठा लिए कहीं से भी, है ना, उस कंपोनेंट को क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सो 1000 लाइन ऑफ कोड बच जाएगी। अब ये बात क्लियर है। अब ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं भैया वो बता दो। कंपोनेंट्स इन द सेंस जो बी ग्रुप है जिसने क्या किया, 1000 लाइन ऑफ कोड का कंपोनेंट उठा लिया और इंपोर्ट कर लिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जस्ट थोड़े से लाइन ऑफ कोड के अंदर, 2-4 लाइन के अंदर, और ये 1000 लाइन्स पूरी वर्क कर रही है। देखो कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि यार आपने या फिर किसी और डेवलपर ने ये लाइन्स ऑफ कोड लिखे हैं, आप उस लाइन ऑफ कोड को सिर्फ अपने कोड के अंदर यूज़ कर रहे हो या चेंजेस कर रहे हो उस कोड के अंदर। सो दिस इज़ नथिंग बट इट इज़ अ कंपोनेंट्स। और कस्टम का मतलब है कि खुद से 1000 लाइन ऑफ कोड लिखा है, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आया, तो ये है गधा मजदूरी जिसको कहते हैं, खुद से लिखना इज मीन कस्टम। कस्टम मतलब खुद का। यहाँ पे क्या होता था कि जो 100% जो कोड था वो क्या था, कस्टम था। कस्टम मतलब कि बंदा खुद से ही लिख रहा है, कोई चालाकी नहीं चलती थी उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या चलती थी, गधा मजदूरी। सो यही है कन्वेंशनल डेवलपमेंट कब हुआ था भैया, 1960s और 70s में होता था। तो बहुत पुराना ये मॉडल है। इसमें क्या होता था, बहुत पुरानी जनरेशन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, कह सकते हो आप। ड्यूरिंग दिस जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड वेरियस कस्टम टूल्स, कस्टम प्रोसेस, है ना। छोटी छोटी जो कोड्स होते हैं वो खुद ही से बना रहे हैं, बड़े बड़े कोड भी खुद ही बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड प्रोसेस एंड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कस्टम दैट आर बिल्ड or developed in primitive languages. The size is 100% custom. As this generation, conventional development is considerable as very very bad. So bad practice है, obvious सी बात है. It is because it always costly and over the budget and over the schedule. तो यहाँ पे टाइम भी लग रहा है, यहाँ पे कॉस्ट भी लग रही है। तो ये भैया क्या है, बहुत ही बैड प्रैक्टिस है। और पुराने के टाइम पे
यूज़ होता था कन्वेंशनल डेवलपमेंट, ठीक है। जो सेकंड है मैंने बताया ट्रांजिशन या ट्रांजिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल या जनरेशन। तो इसके अंदर क्या था कि 30% तो आपका काम बच गया कंपोनेंट्स के, बट 70% गधा मजदूरी चल रही है, 70% गधा मजदूरी चल रही है। इसका जस्ट उल्टा है, 70% आपका काम बच गया और 30% गधा मजदूरी चल रही है, मतलब ये मॉडर्न वाला है। मॉडर्न में क्या होगा कि 70% आपका काम कंपोनेंट्स के ऊपर होगा और है ना 30% चलेगी आपकी गधा मजदूरी। गधा मजदूरी मतलब थोड़ा सा अपने वहाँ पे भी खुद से भी तो टूल्स में थोड़े बहुत चेंजेस तो करने पड़ते हैं। सो बेस्ट क्या हो गया भैया, नीचे वाला मॉडर्न वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि 30% यार क्या है कंपोनेंट बेस्ड है, 70% क्या है कस्टम है। अब इसको अच्छे से पढ़ लेते हो, एक लाइन थोड़ी ना लिखेंगे, ये तो डिफरेंस हो गया छोटे छोटे। बट इसमें क्या था, ड्यूरिंग दिस जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड वेरियस रिपीटेबल प्रोसेसेस। ऑर्गेनाइजेशन जो थी बहुत सारे टास्क जो थी बार बार रिपीट करे जा रही थी, एंड मोर लाइकली टू यूज़ कस्टम कंपोनेंट्स दैट आर जनरली डेवलप्ड इन हाई लेवल लैंग्वेजेस। और जो उनका साइज था जिसमें 30% क्या था कंपोनेंट एंड 70% था कस्टम। इट इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल, इट इज़ नॉट अ गुड और अ बैड। तो अपन नहीं बता सकते, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे कि गुड है या बैड है। बाकी आप जो मेन कंटेंट है वो पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। जो मेजर कंटेंट था वो मैंने बता दिया कि ट्रांजिशन जनरेशन या ट्रांजिशन डेवलपमेंट जनरेशन के अंदर मेजर जो काम था कि यार वो 70% जो था गधा मजदूरी वाला काम था, कस्टम्स थे, 30% यहाँ पे कंपोनेंट्स के ऊपर वर्क होता था, ठीक है। और ये गुड और बैड इसमें अपन कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाते थे। बट जो मॉडर्न टेक्निक्स आई जो 2000s के बाद से चलने लग गई, अभी भी क्या चल रहा है 20th सेंचुरी चल रही है कि 21, ऑब्वियस बात है 21 सेंचुरी चल रही है, मतलब 2000 के बाद से जितनी भी चल रहे हैं टाइम, 2023 चल रहा अपना है, तो अभी से भैया यही चल रहा है कि यहाँ पे गधा मजदूरी थोड़ी सी कम हो गई, एडवांस चीज़ें बढ़ गई, मतलब कंपोनेंट्स पे वर्क ज़्यादा हो गया, 70% कंपोनेंट्स पे आ गया अपन, एंड 30% अपन ने थोड़े बहुत खुद के कस्टम्स चेंजेस करे, कस्टम्स इम्प्रूवमेंट की। सो ये जो है ये बेटर है और बेस्ट है। सो ये क्या है, बजट के अंदर है, टाइम के अंदर है, ठीक है, बजट के अंदर है, टाइम के अंदर है चीज़ें। जस्ट अपन एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, कोड रन हो जाता है इंस्टॉल करके, ठीक है। सो ये वाला जो काम है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता है, या मॉडर्न डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस के बारे में। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस एक टर्म है, देखो मेन बात जो है वो मैं आपको बता देता हूँ तरीके से। सॉफ्टवेयर क्राइसिस एक्चुअली में क्या है, क्राइसिस का मतलब आप सभी को पता ही होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो वही है चीज़, जो पुराने टाइम के सॉफ्टवेयर्स होते थे उसमें जो जो डिफ़िकल्टी होती थी, है ना, तो वही है सॉफ्टवेयर क्राइसिस। इन शॉर्ट वे में यही है कि जो पुराने टाइम पे जितने भी सॉफ्टवेयर्स बनाने की मेथड्स थे, है ना, जो जो टूल्स यूज़ हुआ करते थे वो सेम ही थे। सो वहाँ पे अपने अगर अपन सॉफ्टवेयर इंक्रीज या फिर सॉफ्टवेयर में कुछ नया अपडेट करने का ट्राई कर रहे हैं बट अपन बार बार वही मेथड यूज़ कर रहे हैं जो पुरानी मेथड्स हैं, सो उस सिचुएशन में क्या होगा कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ जाता है। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जो बेसिक फंडा है वो यही है कि जो पुराने टाइम में यूज़ होना मतलब मेथड्स यूज़ हुआ करती थी वही यूज़ होती होते चलते चलते यही हुआ। तो उससे क्या हुआ कि जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर नया वाला या फिर उसमें कोई अपडेशन होने वाला है, सो उस टर्म अगर अपडेशन नहीं हुआ तरीके से या फिर जो जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो उसी को क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस। इन शॉर्ट वे में यही है सॉफ्टवेयर क्राइसिस। सो सॉफ्टवेयर क्राइसिस का एक टर्म है यूज इन कंप्यूटर साइंस फॉर डिफ़िकल्टी टू राइटिंग यूजफुल एंड एफिशिएंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, या फिर एफिशिएंट कोड कह सकते हो, ठीक है, इन द रिक्वायर्ड टाइम। तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में अगर आप कुछ नंबर ऑफ लाइंस या फिर कुछ कोड लिख रहे हो, यूज़फुल कोड लिख रहे हो या फिर यूज़फुल प्रोग्राम बना रहे हो, उसमें जो जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो आता है सॉफ्टवेयर क्राइसिस के अंदर। सॉफ्टवेयर क्राइसिस वाज ड्यू टू द सेम वर्क फ्लो, सेम मेथड, सेम टूल। ये सेम वर्कफोर्स, सेम मेथड्स और सेम टूल के यूज़ होने के कारण सॉफ्टवेयर क्राइसिस अराइज होता था, ठीक है। इवन दो रैपिड इंक्रीज इन सॉफ्टवेयर डिमांड, भले सॉफ्टवेयर की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, ठीक है, पहले की जो फैशन थे उसी फैशन में बनने लग गए थे बीच में। सो उससे क्या हो गया था, सॉफ्टवेयर डिमांड तो हाई हो गई बट यार जो अपग्रेडेशन होना था सॉफ्टवेयर्स में उस तरीके का अपग्रेडेशन नहीं हो पाया। सो क्योंकि अपन सेम मेथड मतलब जो भी वो डेवलपर थे तो सेम मेथड का यूज़ करते थे, सेम टूल अप्लाई करते थे, सेम वर्कफोर्स लगाते थे। वर्कफोर्स मतलब कि मैन पावर समझ सकते हो, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मैन्स जो हैं या फिर कितने नंबर ऑफ पर्सनस उसके अंदर काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड, तो वो हो गई वर्कफोर्स, ठीक है। उस तरीके से आप इसको इंटर रिलेट कर सकते हो। सो इससे क्या हुआ कि जो कॉम्प्लेक्सिटी थी सॉफ्टवेयर की वो मैनेज नहीं हो पाई, है ना, और ये मेजर चैलेंजेस थे सॉफ्टवेयर बनाने के। तो यही है सॉफ्टवेयर क्राइसिस की बेसिक डेफिनेशन। अब यार यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा आप और लिख सकते हो इसके अंदर, विद द इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर
अब सॉफ्टवेयर बड़े बड़े बनने लग गए, कॉम्प्लेक्स बनने लग गए. सो मैनी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज एग्जिस्टिंग मेथड्स वर इनसफिशिएंट कह लो, ठीक है, वही चीज़ है. तो जो आपकी पुरानी मेथड्स थी वो क्या थी, सफिशिएंट नहीं थी. सफिशिएंट इन द सेंस कि यार वो टाइम पे नहीं दे पा रहे थे प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट्स का जो काम था वो सही तरीके से हो नहीं रहा था बिकॉज जो उसमें मेथड्स यूज़ हो रही थी, जो लाइफ साइकिल्स यूज़ हो रही थी, वो बहुत ही पुराने टाइप की लाइफ साइकिल यूज़ हो रही थी, जिससे कि यार जो क्लाइंट था वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था, है ना. तो ये सारी चीज़ें टर्म्स आप लिख सकते हो सॉफ्टवेयर क्राइसिस के अंदर. जो डेफिनेशन लिखी है उसी से रिलेटेड अपन ने डायग्राम बना दिया. सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है कि अपन सेम वर्कफोर्स, सेम मेथड और सेम टूल, है ना, अप्लाई कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, है ना, अप्लाई कर रहे हैं. देखो एरो इस तरफ है ना, और डिमांड्स क्या हो रही हैं, सॉफ्टवेयर की हाई हो रही हैं, तो ये वाले एरो इधर है. और सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स बनते जा रहे हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनने, पहले छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बना करते थे उस टाइम पे, फिर डिमांड हाई हो गई तो सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेशन होने लग गया. सो उस टाइम पे जब अपग्रेडेशन होने लग गया तब भी अपन यही चीज़ें कर रहे हैं. तो यही चीज़ें करेंगे तो सॉफ्टवेयर इंप्रूव होगा क्या, नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है. अपने को मेथड्स इंप्रूव करनी पड़ेगी, अपने को मैन पावर इंप्रूव करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा हायर करने पड़ेंगे. सो ये सारी चीज़ें हो नहीं रही थी उस टाइम पे. तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस वही चीज़ है. कॉजेज़ के अंदर यही बेसिक बेसिक चीज़ें हैं कि प्रोजेक्ट जो था वो टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ, जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बहुत बेकार थी, कॉस्ट जो थी मेंटेनेंस की काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई थी. तो ये बेसिक चीज़ें हो गई, ठीक है. डिफ़िकल्ट हो गया था उसको डिबग करना. तो ये बेसिक चीज़ें हैं. देन उसके बाद जो लास्ट है विच इज़ सॉल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस. देखो अब सॉल्यूशन ये है कि एक छोटी सी चीज़ नहीं है सॉफ्टवेयर को बनाने का, ठीक है. सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे प्रोसेस को ख़त्म करके लास्ट डिप्लॉयमेंट इज़ योर लास्ट वर्ड, ठीक है. लास्ट मेथड या लास्ट प्रोसेस होती है डिप्लॉयमेंट की. तो सॉफ्टवेयर बनाने से लेके सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करने तक, है ना, ब्लूप्रिंट से लेके डिप्लॉय करने तक बहुत सारी प्रोसेस होती हैं. अब ये एक सिंपल सॉल्यूशन एक नहीं हो सकते, इसके बहुत सारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल हैं. सो यही है कि सबसे पहला तो यही है कि कॉस्ट को मिनिमाइज़ की जाए, ठीक है, क्वालिटी इंप्रूव करी जाए, टाइम को मैनेज किया जाए, और डिलीवर एक जो मतलब एक्सपीरियंस बंदा हो उसके उसके हाथ पे वर्क होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई एकदम जस्ट अभी ज्वाइन किया है उसी फ्रेशर को पकड़ा दिया सॉफ्टवेयर बनाने को. सॉफ्टवेयर जो है वो डिलीवर हो जाना चाहिए टाइम पे और सारे यूज़र्स के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना चाहिए. तो ये बेसिक नीड्स हैं जो कि सॉल्यूशंस या फिर आप सॉफ्टवेयर क्राइसिस के सॉल्यूशन कह सकते हो. सॉफ्टवेयर रीयूज़ क्या होता है? सॉफ्टवेयर रीयूज़ का मतलब है कि आपने एक बार कोड लिख लिया, आप उस कोड को बार बार यूज़ कर रहे हो. शॉर्ट वे में यही है. जैसे मैं नहीं समझा भैया, आप फिर से बताओ. जैसे मेरे को सम करना है दो नंबर्स का, 2 + 3. अब मेरे को पता है इन दोनों का नंबर का सम होगा 5, बट अब मैं चाह रहा हूँ कि नंबर चेंज हो जाए, यहाँ पे 3 हो जाए, यहाँ पे 4 हो जाए, तो ये सम अलग हो जाएगा, है ना. तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हों एंड एक फंक्शन टाइप का मैं क्रिएट कर दूँ कि इन फंक्शंस में ये वैल्यू चली जाए a और b, और मेरे को रिटर्न ये कर दे a + b, है ना. और मैं जितनी बार फंक्शन कॉल करूँ हर बार a और b का वैल्यू हो जाना चाहिए रिटर्न. इन शॉर्ट वे में अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूँ, a की वैल्यू 2 डाल दूँ, b की वैल्यू 3 डाल दूँ, तो जो मैंने फंक्शन बनाया वो 5 रिटर्न कर देगा. अगर मैंने 3 डाला, 4 डाला, तो फंक्शन मेरे को 7 रिटर्न कर देगा सम. समझ रहे हो, एक बार कोड लिखा मैंने और हर एक अलग अलग वैल्यू के साथ मेरे को एक करेक्ट आउटपुट मिल रहा है. सो इसका मतलब है कि अपन बार बार वही नंबर ऑफ लाइन्स रिपीट नहीं कर रहे, जस्ट एक फंक्शन बना रहे हैं और उस फंक्शन से यूज़ ले रहे हैं. सो उसी वे में आप ये समझ सकते हो कि मैंने एक कोड लिखा है, 1000 लाइन या 2000 लाइन ऑफ कोड लिखा है ना, एक फाइल के अंदर या फिर पर्टिकुलर उसी फाइल के अंदर, और मैं भी उसी फाइल के अंदर एडिट कर रहा हूँ. बट मैं ये इसी कोड को बार बार क्यों लिखूँ जब वो सेम एक मतलब सेम टर्म दे रहा है, एक सेम कॉन्सेप्ट दे रहा है. तो मैं इसी लाइन ऑफ कोड को फिर से क्यों लिखूँ. लिटिल बिट चेंजेस होने के कारण मैं इस कोड को थोड़ा सा इंप्रूव नहीं कर सकता, थोड़े से चेंजेस कर सकता हूँ, बार बार यही कोड को क्यों रिपीट करूँ. सो इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं. रीयूज़ दो पार्ट में ब्रेक कर दो, दोबारा से यूज़ करना. सॉफ्टवेयर रीयूज़ इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स. ठीक है, क्या लिखा है, ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स बने हैं, एक फाइल बनी है जिसमें सम का मैंने कोड लिखा है, मैं दोबारा से वो फाइल मतलब दोबारा से मेरे को सम करना है, तो मैं फिर से वही लाइन ऑफ कोड नहीं लिखूंगा, मैं इस फाइल को इंक्लूड कर लूँगा, इंपोर्ट कर लूँगा, इस फाइल्स का यूज़ कर लूँगा. बात क्लियर है. इसके एडवांटेज क्या है भैया, कॉस्ट बच रही है, लाइन्स कोड बच रहा है, रिस्क बच रहा है, ठीक है, फंक्शनैलिटी इंप्रूव हो गई है. तो ये सारी चीज़ें इसके आप एडवांटेजेस के अंदर लिख सकते हो.
बात क्लियर है, बहुत ही सिंपल टर्म है। सॉफ्टवेयर रीयूज इज अ टर्म यूज्ड फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर बाय यूजिंग द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। सम ऑफ द कंपोनेंट दैट रीयूज आर एज फॉलोज। तो फॉलो कुछ करते हैं कंपोनेंट, जैसे सोर्स कोड को रीयूज करना, सोर्स कोड अपन ने एक कोड बना लिया उसको फिर से रीयूज करना, डिज़ाइन को रीयूज और इंटरफेस को रीयूज करना, यूज़र मैनुअल को यूज़ करना, सॉफ्टवेयर के डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से यूज़ करना या फिर रीयूज करना। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं। स्पेसिफिकेशन, SRS आपने सुना होगा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो ये सारे टर्म्स यार इसी से रिलेटेड है। तो देखो इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस है, सिर्फ यही 4-5 एडवांटेजेस नहीं है, आप इसमें नंबर ऑफ एडवांटेजेस लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। रीयूज का मतलब समझ लिए कि आपने एक बार कोड लिखा एंड उसको आप दोबारा नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार आपको इसकी ज़रूरत है उतनी बार इसको यूज़ कर रहे हो। एडवांटेज, लेस एफर्ट, ऑलरेडी कोड बना हुआ है, अब दोबारा से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बच गया, एफर्ट कम हो गया, ठीक है, लेस एफर्ट। दूसरा चीज़ क्या है, टाइम सेविंग, टाइम बच गया। तीसरा चीज़ क्या है, कोड कॉस्ट जो है कोड की कम हो गई है, फिर कॉस्ट बच गई। चौथी चीज़ क्या है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई। पांचवी चीज़ क्या है, बहुत कम रिसोर्सेज का यूज़ हुआ है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। सो ये है क्या चीज़, ये एक मेथडोलॉजी है। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था, है ना, OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग M क्या था, मेथडोलॉजी था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक मेथडोलॉजी है, जिसके अंदर यार अपन ने बहुत सारी बेसिक जो 4 चीज़ें पढ़ी थी, 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था। सो वो सब यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। ये भी एक तरीके का मेथडोलॉजी है, बट यहाँ पे अपन किसके अंदर यूज़ हो रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर यूज़ हो रही है। तो एक तरीके का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथडोलॉजी है। सो आप लोग आई थिंक रिलेट कर रहे होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी से, जो कि इसी का ही को रिलेटेड या फिर इसी से ही इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अब बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट लिखने हैं सो दैट कि आपके एग्जाम के अंदर अच्छे तरीके से मार्क्स बन जाए। तो इसके अंदर क्या होने वाला है कि यार आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट होने वाले हैं टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए या फिर सॉफ्टवेयर सिस्टम को इम्प्लीमेंट्स करने के लिए आप यूज़ करने वाले हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट। तो ये आई थिंक क्लियर है सभी को। देन अब बात करते हैं भाई जो एक्चुअल चीज़ है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन क्या है एक्चुअली में। इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स और प्रैक्टिस इन्वॉल्व हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक है, दूसरा UML है ना, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, तीसरा है भैया डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में, चौथा है भैया यूज़ केसेस के बारे में। तो ये 4-5 चीज़ें हैं या फिर इनसे ज़्यादा टेक्निक्स हैं जो कि यार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में यूज़ होने वाली होती है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई ये सब चीज़ें जो मैंने बताई थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पहला, दूसरा डिज़ाइन पैटर्न, तीसरा UML, चौथा यूज़ केसेस। UML का यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, यूज़ केसेस आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ रखा होगा। तो ये बेसिक चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर बेसिक ओवरव्यू इन सभी का देख रखा होगा। तो यही है चीज़ें, वो देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है भाई, जिसके अंदर एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, विच इज़ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो करेगा प्रॉपर्टी विद प्रॉपर्टीज एंड मेथड दैट रिप्रेजेंट बिहेवियर ऑफ दूस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो बिहेवियर देख रहा है और उस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन देख रहा है ऑब्जेक्ट्स का। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अपन ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के बिहाफ पे बात करते हैं हर एक चीज़ का, ठीक है। सो उसी से इंटर रिलेट करके यहाँ पे क्या होगा, सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्ट से बात हो रही है। तो वही चीज़ है, रियल वर्ल्ड जो ऑब्जेक्ट है एज अ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट यहाँ पे ट्रीट किए जाएंगे विद प्रॉपर्टीज एंड द मेथड दैट रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ दूस ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन uses this approach to design and implement the software systems. Very very simple. डिज़ाइन पैटर्न किसके ऊपर वर्क करता है, रीयूजेबल सॉल्यूशन ऑफ कॉमन प्रॉब्लम्स। जो कॉमन प्रॉब्लम है उनका जो सॉल्यूशन है उसी को दोबारा से यूज़ करना इज़ व्हाट डिज़ाइन पैटर्न। और UML क्या है, UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ऑब्वियस सी बात है, जो क्या हेल्प करती है डायग्राम क्रिएट करने के लिए हेल्प करती है। तो उसी से अपन सॉफ्टवेयर सिस्टम को मैनेज करेंगे या फिर मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। और यूज़ केस क्या करती है, डिफरेंट वेज जो यूज़र इंटरेक्ट करता है सॉफ्टवेयर से। तो वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने अंडरलाइन या फिर ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है। तो ये जो पॉइंट्स हैं यार वो क्लियर है, इन सभी के क्या क्या काम्स हैं वो ब्लू कलर से शो हो रहे होंगे। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो भैया क्या है, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने बता दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन किसके ऊपर बात कर रही है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अपन क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो क्लास और ऑब्जेक्ट से क्या, क्लास एक टाइप का ब्लूप्रिंट है। सो एक बार अपन ने क्लास बना ली, उससे अपन चाहें जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो इसका मतलब है कि रीयूजेबिलिटी यहाँ पे आने वाली है। दूसरा है मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और स्केबिलिटी। सो ऑब्वियस ही बात है
कि अपना जो सॉफ्टवेयर होने वाला है वो स्केबल होने है ना, स्केलेबल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो यूज़र की डिमांड है वो टाइम के हिसाब से मैनेज करे जा रही है, स्केबल है, मेंटेनेबल है, ठीक है, अपडेट भी हो रहा है, इजीली मैनेज हो रहा है, फ्लेक्सिबल है, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप इससे रिलेटेड लिख सकते हो। अब इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है ना, देन रिजिडिटी है, कॉस्ट है, हाई कॉस्ट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है काफ़ी ज़्यादा, ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी इसकी मैनेज नहीं हो पाती, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ये। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है यार बहुत सारे रीयूजेबल कंटेंट्स हैं, तो यहाँ पे ऐसा भी में पॉसिबल है कि एक जगह पे अगर एरर हो गई तो वहाँ पे भाई बहुत बार एरर होती जाएगी। तो ये बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस भी पॉसिबल हैं। तो पहली चीज़ क्या, लाइफ साइकिल फेसेस, जो कि अपने को पढ़नी है, सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो लाइफ साइकिल होती क्या है? लाइफ साइकिल के अंदर जो है डिफरेंट वेरियस मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, जो देखो जस्ट समझते हैं। लाइफ साइकिल मतलब आपने लोगों ने अपनी लाइफ साइकिल देख रखी होगी, आप छोटे वन बड़े बड़े ऐसे करके लाइफ साइकिल्स हैं। ऐसी सॉफ्टवेयर्स की भी बहुत सारी लाइफ साइकिल्स होती हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो जिसको नहीं पता है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो डिफरेंट मॉडल्स हैं, वाटरफॉल मॉडल, बाकी मॉडल जो है वो एक बार जरूर देख लेना। बाकी जो मेन कंटेंट है वो अपन आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट तो कर ही रहे हैं, ठीक है, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है ही, बात एक ही है। सो लाइफ साइकिल के दो ब्रॉड फेसेस हैं। फर्स्ट वन इज़ योर इंजीनियरिंग फेस एंड द अनदर वन इज़ योर प्रोडक्शन फेस। अब ये भैया है क्या चीज़ वो भी तो बता दो। अब उसके बारे में जानने से पहले एक आपको ये डायग्राम नीडेड है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इससे आपको पता चल जाएगा, एंड ये जो क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं, ठीक है। इंसेप्शन, इलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन, ये चार इंपॉर्टेंट फेस हैं, जिनमें कि दो फेजेस इंजीनियरिंग फेस के अंदर आते हैं एंड ये दो फेज प्रोडक्शन फेस के अंदर आते हैं। इंसेप्शन, इलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन। इंसेप्शन और इलेबोरेशन आता है भैया किस में? इंजीनियरिंग फेसेस के अंदर। प्रोडक्शन फेस के अंदर आता है किस चीज़ का? कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन। नाम से क्लियर है। देखो कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन ये लास्ट के फेसेस हैं, स्टार्टिंग के फेसेस के इंसेप्शन और इलेबोरेशन। मतलब क्या, इंसेप्शन में अपन देखने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में आइडिया, इलेबोरेशन के फेस में अपन क्या देखने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है आर्किटेक्चर को इन्हांस कर देंगे। जो इंसेप्शन फेस में अपन ने आर्किटेक्चर मिनिमम पढ़ रखा है उसको इन्हांस कर देंगे इंसेप्शन इलेबोरेशन फेस के अंदर। देन उसके बाद क्या होगा, कंस्ट्रक्शन वाले में अपन प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन, एंड ट्रांजिशन वाले में डिप्लॉयमेंट, खत्म, है ना। सीक्वेंस यही होगा, लाइफ साइकिल है क्योंकि, ठीक है, सीक्वेंस फॉलो करेगा। तो एक एक बार दोनों चीज़ें देख लेते हैं। इंजीनियरिंग फेस का ही दो पार्ट्स हैं, इंसेप्शन और दूसरा इलेबोरेशन, ठीक है, IECT, ठीक है, इस तरीके से याद रखना। सो इंजीनियरिंग फेस क्या होता है? इंजीनियरिंग फेसेस के अंदर आपके गोल्स होते हैं, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, गोल्स होगा या फिर जो बेसिक ओवरव्यू है, ठीक है, इंजीनियरिंग फेस के अंदर वो होता है। ऑब्वियस सी बात है बेसिक ओवरव्यू होगा, ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन वाला फील्ड नहीं होगा, कोई डिप्लॉयमेंट वाली चीज़ नहीं होगी, वो सब प्रोडक्ट के अंदर होगी, ठीक है। ये जो दूसरा फेस था ना आपका प्रोडक्शन फेस, उसके अंदर होगी, ठीक। क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक आपका है इंसेप्शन और इलेबोरेशन, इंसेप्शन में अपन क्या करते हैं भाई, आइडियाज़ देखते हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में, रिस्क फैक्टर को मैनेज करते हैं। और जबकि इलेबोरेशन के अंदर अपन क्या करेंगे, आर्किटेक्चर देखेंगे। आर्किटेक्चर इन द सेंस कि कैसे प्रोडक्ट मतलब प्रोजेक्ट जो है अपना वो डिज़ाइन करने वाले अपन। फंक्शन फेस इन्वॉल्व्स गोल्स एंड गैदरिंग रिक्वायरमेंट नीडेड फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जो बेसिक एनालिसिस वाला फेस था, जो लाइफ साइकिल का फेस था आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, उसमें क्या था भैया, पहले इन्फॉर्मेशन गैदर की जा रही है, देन ब्लूप्रिंट बन रहा है, देन उसमें कोडिंग, डिबगिंग और बाकी डिप्लॉयमेंट वगैरह हो रहा है। ये 5-6 फेस के अंदर कंप्लीट हो जाता है। सो उसका स्टार्टिंग फेस ही क्या भैया, इंसेप्शन। इंसेप्शन के अंदर वही गैदरिंग हो रही है, इन्फॉर्मेशन गैदर की जा रही है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, इसके बाद अपन एस्टिमेशन कॉस्ट लगा लेंगे, रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये इंसेप्शन फेज में करेंगे। मेनली जो वर्क होने वाला है वो होने वाला है स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट एंड लिटिल बिट ऑन आइडिया अबाउट आर्किटेक्चर, ठीक है। सो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत बात होने वाली है वो आर्किटेक्चर के ऊपर बात होने वाली है। ये थोड़ा सा इलेबोरेशन फेज में और बात होगी आर्किटेक्चर के अंदर अच्छी तरीके से, बट इंसेप्शन फेज के अंदर भी बेसिक आर्किटेक्चर के बारे में बता दिया जाएगा कि प्रोजेक्ट्स किससे रिलेटेड होने वाला है, इसका आर्किटेक्चर बेसिक ओवरव्यू क्या होने वाला है, ये बात क्लियर है। फिजिबिलिटी एनालिसिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंसेप्शन फेज। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा इंसेप्शन फेज क्या है, क्लियर है। देन दूसरी चीज़ जो है इलेबोरेशन फेज। इलेबोरेशन फेज के अंदर आप क्या करोगे, थोड़ी सी रिसर्च ज़्यादा करोगे, ठीक है। तो क्या लिखा है, इलेबोरेशन फेज इन्वॉल्व्स इन डेप्थ इवोल्यूशन एंड स्टडी एज वेल एज एस्टेब्लिशिंग द स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत ही क्लियर लाइन है, स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर। जबकि इंसेप्शन फेज में क्या था, बेसिक आर्किटेक्चर के बारे में बात हो रही थी, जस्ट आइडियाज़ दिए जा रहे थे कि ये चीज़ें होने वाली है। बट इलेबोरेशन के अंदर कंप्लीट आर्किटेक्चर के ऊपर बात हो रही है। वी वर्क ऑन द एफिशिएंसी और आर्किटेक्चर इन द इलेबोरेशन फेज।
बहुत ही सिंपल सी बात है, आई थिंक अब आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। प्रोडक्शन फेज फर्दर 2 कैटेगरी के अंदर है, ठीक है। फर्स्ट वन इज योर कंस्ट्रक्शन फेज एंड सेकंड वन इज योर ट्रांजिशन फेज, जो अपन ने ऊपर देखा था। तो कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन के बारे में बात होगी और ट्रांजिशन फेज के अंदर डिप्लॉयमेंट की बात होगी। तो इन दोनों का मर्ज या फिर इन दोनों का जो मेजर पार्ट है वो क्या है, प्रोडक्शन फेज। नाम से पता चला इसमें प्रोडक्शन होने वाला है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस हो रहा है तो फोकस किस में होगा, मेन इम्प्लीमेंटेशन पे होगा या फिर कोडिंग पे होगा। तो समझ में आ रही है, तो मेन इम्प्लीमेंटेशन पे होगा इसका फोकस। देख लेते हैं आप डेफिनेशन। इन द प्रोडक्शन फेज वी मेनली फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ऑप्टिमाइज इंक्लूडिंग रिड्यूस कॉस्ट एंड रिस्क फैक्टर। तो इसमें जो मेजर कैटेगरी है वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है। कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर अपन सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करते हुए देखेंगे, ठीक है। इन द कंस्ट्रक्शन फेज वी परफॉर्म द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आवर सॉफ्टवेयर, जो कि ये लाइन थी। एंड ट्रांजिशन फेज के अंदर अपन देखने वाले डिप्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है। तो दोनों लाइन का मिक्स जो है प्रोडक्शन फेज है, तो ये बात क्लियर है पहली। इन दिस फेज वी मिनिमाइज द रिस्क एंड एलिमिनेटेड इट, रिस्क को मैनेज करेगा, मिनिमाइज कर देगा। ऑल द फीचर्स एंड द कंपोनेंट्स आर इंटीग्रेटेड इनटू एन एप्लीकेशंस। बहुत ही सिंपल लाइन लिखी है, इनको जरूर से आप नोट्स बना के लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट मैनेज कर लो। ट्रांजिशन फेज में क्या होने वाला है, डिप्लॉयमेंट हो रहा है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। इन दिस फेज वी परफॉर्म स्ट्रिक्ट टेस्टिंग, मेनली बीटा टेस्टिंग जिसको कहते हैं, एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर या फिर प्रोजेक्ट। आफ्टर रिसीविंग द फीडबैक फ्रॉम द यूजर वी परफॉर्म सम चेंजेस, और ये चेंजेस किसके ऊपर होंगे, यूजर या फिर क्लाइंट के बेसिस के ऊपर होंगे, ठीक है। अगर वो चाहेगा कि इसमें कोई चेंजेस हो ना, सो चेंजेस करे जाएंगे, अदरवाइज नहीं करे जाएंगे, ठीक है। इन शॉर्ट में आर्टिफैक्ट क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। देखो यार, आर्टिफैक्ट का मतलब क्या है, आर्टिफैक्ट सेट का मतलब क्या है वो देख लेते हैं, दोनों चीज़ें, ठीक है। इन ऑर्डर टू मैनेज डेवलपमेंट ऑफ अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर अपने को कंप्लीट सॉफ्टवेयर को मैनेज करना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर कह लो या कंप्लीट सिस्टम को मैनेज करना है, तो अपने को यार इंफॉर्मेशंस तो कलेक्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है, और उसको ऑर्गेनाइज वे में रखना पड़ेगा। सो ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन अपन कहाँ रखते हैं, आर्टिफैक्ट के अंदर रखते हैं, आर्टिफैक्ट सेट्स के अंदर, ठीक है। सेट क्या, कलेक्शन, और कुछ नहीं है। तो आर्टिफैक्ट सेट का मतलब समझ में आया कि यार अपन क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जो भी है उन सभी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कर रहे हैं एंड उसको एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में रख रहे हैं, जिसको कहते हैं अपन आर्टिफैक्ट सेट, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। गैदरिंग एंड कलेक्शन ऑफ डिटेल या फिर इंफॉर्मेशंस आर जनरली ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज वे में रख रहे हैं, ठीक है। सेट क्या होता है, सेट क्या है, अ सेट जनरली रिप्रेजेंट कंप्लीट एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम। ऑब्वियसली बात है, दिस इज सिंपली डन टू मेक डेवलपमेंट एंड एस्टेब्लिश ऑफ कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम इन मैनेजेबल मैनर। तो आर्टिफैक्ट क्या है, जो भी अपन डेवलपमेंट कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर का, ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए होंगी, इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी। तो उन सारे इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन अपन अगर ऑर्गेनाइज वे में रख रहे हैं तो कहाँ रखेंगे, इनटू द आर्टिफैक्ट सेट के अंदर रखेंगे, ठीक है। आर्टिफैक्ट इज हाईली एसोसिएटेड एंड रिलेटेड टू स्पेसिफिक मेथड्स और अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। आर्टिफैक्ट दो तरीके का होने वाला है जनरली, है ना। आर्टिफैक्ट सेट्स जनरली डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज योर मैनेजमेंट सेट एंड सेकंड वन इज द इंजीनियरिंग सेट। मैनेजमेंट के अंदर आता है प्लानिंग, दूसरा आता है ऑपरेशन, है ना, ऑपरेशनल जिसको कहेंगे। प्लानिंग और ऑपरेशनल, तो मतलब ये स्टार्टिंग वाला फेज हो गया मैनेजमेंट। क्लियर है बात, क्लियर है बात। यहाँ पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई डिप्लॉय नहीं करा जा रहा है, टेस्टिंग नहीं की जा रही है, ये क्या है, प्लानिंग की जा रही है बस, और उसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, इसी को कहेंगे ऑपरेशनल आर्टिफैक्ट्स। क्लियर है। मैनेजमेंट में क्या होगा, सब जस्ट अपन मैनेज कर रहे होंगे चीज़ों को। मैनेजमेंट सेट आर्टिफैक्ट आई थिंक समझ में आ गया है। अब इसकी एक बार डेफिनेशन भी देख लेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। देन अब ये जो सेकंड चीज़ है विच इज़ इन इंजीनियरिंग सेट्स, ठीक है। अब इंजीनियरिंग सेट में क्या होगा, ये फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड है, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट। सो मैनेजमेंट में क्या होगा, उसमें ऑब्वियसली बात है, क्या लिखा है, दिस सेट यूजुअली कैप्चर आर्टिफैक्ट दैट आर सिंपली एसोसिएटेड विद द प्लानिंग्स एंड एग्जीक्यूशन ऑन रनिंग द प्रोसेस, ठीक है। एग्जीक्यूशन हो रही है, प्लानिंग हो रही है, इसके ऊपर ही ये पूरा सेट बना हुआ है। बहुत ही क्लियर बात है। तो इसमें किसके ऊपर बात हो रही है, जस्ट प्लानिंग के ऊपर, एग्जीक्यूशंस के ऊपर और प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। दिस सेट इंक्लूड वेरियस आर्टिफैक्ट्स सच एज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। जिसको नहीं पता है तो वीडियो शायद मिल जाएगा इसके ऊपर भी, ठीक है। तो अपन ने देख लिया कि इसमें प्लानिंग हो रही होगी, एग्जीक्यूशन हो रहा होगा, जो कि ऊपर ही अपन ने डायग्राम की हेल्प से भी देख लिया था। जो सेकंड चीज़ है विच इज़ इंजीनियरिंग सेट। इंजीनियरिंग सेट के अंदर क्या होने वाला है भाई, सबसे पहले ये देखो
ये जो मेथड है या फिर जो मैकेनिज्म है, प्राइमरी मैकेनिज्म है जिसके अंदर क्वालिटी ऑफ आर्टिफैक्ट सेट्स यूज हो रहे होंगे, मतलब इसमें अपन कंस्ट्रक्शंस या फिर इम्प्लीमेंटेशन समझ रहे हैं, कोडिंग समझ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसको फर्दर डिवाइड करते हैं 4 डिस्टिंक्ट सेट्स के अंदर, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट। WBS क्या है वो बता दो, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये ऐसा है कि यार आपका बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, सो उसको डिवाइड कर देता है छोटे छोटे टास्क के अंदर। समझ में आ रही बात? तो वो छोटे छोटे टास्क जब तक ब्रेक होते जाते हैं तब तक आप सॉल्व इजीली ना कर सको। तो मतलब डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक को फॉलो कर सकता है, इसका मतलब ये है। आप शॉर्ट वे में ये समझ लो कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, नाम से समझ में आ रहा है जो आपका वर्क है उसको ब्रेक डाउन कर रहा है शॉर्ट वे में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम जो कि आपके सामने हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं ट्रू इंजीनियर के अंदर, विच इज़ एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। उसको ब्रेक कर दिया अपन ने डिफरेंट नंबर ऑफ टास्क में, है ना, डिवाइड कर दिया, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक फॉलो कर रहा है। अब ये जो टास्क है, हर एक इंडिविजुअल टास्क ब्रेक हो जाएगा सब टास्क के अंदर, ये भी और ये भी, और ये तो है ना। देन ये हर एक सब टास्क जो ब्रेक हो रहा है हर एक छोटे छोटे पैकेज में, वर्क पैकेज कह सकते हो उसको, तो ये छोटे छोटे वर्क पैकेज इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो अब देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? वही है WBS की, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है पूरा नाम। ये क्या है कि लार्ज या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को बना देता है सिंपलर प्रोजेक्ट में। कैसे बना देता है? ब्रेक कर करके बना देता है। ये एक रिकर्सिव प्रोसेस है। रिकर्शन में क्या होता था? रिकर्शन आपने मर्ज सॉर्ट अगर सुना होगा, मर्ज क्या करता है कि बड़ा जो है, बड़ा प्रोसेस या बड़ा एल्गोरिथम है या बड़ा डेटा है उसको ब्रेक कर देता है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में, डिवाइड कर देता है 2 पार्ट्स में। मर्ज सॉर्ट डिवाइड करता था 2 पार्ट्स में, बट यार ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, रिकर्शन जैसे समझ लो कि आप एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम डिवाइड हो रही है सब प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो ये छोटा मोटा पार्ट आप रिकर्शन का समझ सकते हो बिल्कुल तरीके से, ठीक है। रिकर्शन क्या करता था, एक आपका जो ह्यूज अमाउंट ऑफ कोड है या फिर एक फंक्शन है जो खुद से ब्रेक डाउन हो रहा है स्मॉलर फंक्शंस के लिए, पहले स्मॉलर फंक्शन का आउटपुट जनरेट कर रहा है, देन उसके बाद क्या कर रहा है, बिगर प्रॉब्लम के लिए आउटपुट जनरेट कर दे रहा है, ठीक है। तो ये रिकर्शन फ्लो की तरह ही आप समझ सकते हो, ठीक है। तो वर्क ब्रेकडाउन समझ गए क्या है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल वे है, इंक्लूड्स डिवाइडिंग अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट या फिर सॉफ्टवेयर्स इनटू अ सिंपलर वन, मैनेजेबल एंड इंडिपेंडेंट टास्क। ये सारे टास्क आपस में इंडिपेंडेंट है। द रूट ऑफ द ट्रीज स्ट्रक्चर एंड लेबल्ड बाय द प्रोजेक्ट नेम इटसेल्फ। ईजी है। ये जो रूट है ये देख रहे हो, ये आपका प्रोजेक्ट का नेम है ना, हो समझ गए। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन की तरफ, फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ईच नोड इज रिकर्सिवली डिकम्पोज। देखो मैंने बताया रिकर्शन की तरह है, रिकर्स इनटू स्मॉलर सब एक्टिविटीज अंटिल एट लीव लेवल द एक्टिविटीज बिकम अनडिवाइडेबल एंड इंडिपेंडेंट। कब स्टॉप होगा? जब उससे उसके बाद डिवाइड नहीं कर पाएंगे तब तक वो स्टॉप नहीं होगा, तब तक वो चलता ही जाएगा। कहाँ स्टॉप होगा? वर्क पैकेज के अंदर, ठीक है। तो ये टॉप डाउन है कि बॉटम अप है? और बेसिक बात है टॉप डाउन है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, इधर से ब्रेक करना चालू कर रहे हैं एंड लास्ट में क्या हो रहा है, यहाँ सॉल्व हो रहा है, फिर यहाँ ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इसके पास जा रहा है, ये टास्क के पास जा रहा है, टास्क किसके पास जा रहा है, प्रोजेक्ट के पास। तो भैया क्या है, टॉप टू डाउन है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, तो ये 3 स्टेप्स हैं जनरली, है ना। स्टेप 1 क्या है, आइडेंटिफाई द मेजर एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट की मेजर एक्टिविटी देखनी है, देन उसकी सब एक्टिविटीज़ देखनी है, देन उसके बाद रिपीट करना है यही सारी चीज़ें। कब तक? तब तक ये अन इंडिविजुअल प्रोसेस तक ना मिल जाए, इंडिपेंडेंटली एक्टिविटी क्रिएट तब तक ना कर ले। उसके बाद टाइम मैनेजेबल है ना, और ईजी टू मैनेज है, ईजी टू मैनेज है। इट हेल्प इन प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट बाय टॉप मैनेजमेंट। ईजी चीज़ है, बहुत ही सिंपल है। तो ये कुछ इसके एडवांटेज कह लो, यूजेस कह लो, जो कि आपको पता होने चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अब जो टॉपिक है वर्क फ्लो, उसको देख लेते हैं एक बार। सो वर्क फ्लो का मतलब क्या है? जनरली वर्क फ्लो का मतलब क्या है, सीक्वेंस ऑफ टास्क, है ना, सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल टास्क। सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल टास्क मतलब वर्क फ्लो। फ्लो मतलब फ्लो का समझते हो कि यार ऐसा ऐसा ऐसा, फ्लो मतलब समझ रहे हो, सीक्वेंस में हर एक चीज़ हो रही है। इन जनरल वर्क फ्लो रेफर टू सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल टास्क, दोज आर परफॉर्म टू अचीव सर्टेन गोल्स, जो कि एक सर्टेन गोल अचीव करने में हेल्प करते हैं। Each workflow step is defined 3 parameters. First one is your input, second one is your transformation, third one is your output. तो ये 3 पैरामीटर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक वर्कफ्लो के अंदर। इन वर्कफ्लो प्रोसेस अ सीरीज ऑफ एक्शंस आर परफॉर्म टू अचीव अ बिजनेस आउटकम्स, ठीक है।
अब सॉफ्टवेयर प्रोसेस वर्कफ्लो क्या होता है, वो भी एक टर्म है ना। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस वर्कफ्लो क्या, सॉफ्टवेयर प्रोसेस वर्कफ्लो इज द सेट ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज दूज आर परफॉर्म टू गेट अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एज एन आउटकम। यहाँ पे आउटकम क्या मिल रहा था, अपन एक गोल को अचीव कर रहे थे, बट अगर अपने को एक साथ लास्ट में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अचीव हो रहा है, सो ये क्या हो गया, सॉफ्टवेयर प्रोसेस आउटकम हो गई। वही यार सेट ऑफ सीरीज कह लो या सीक्वेंस ऑफ सीरीज कह लो, कुछ भी कहना चाहो कि ये यार एक एक करके जो फॉलो हो रहे हैं यही है अपना वर्कफ्लो, ठीक है। बट ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस वर्कफ्लो कब कहलाएगा, जब लास्ट में अपने को कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मिल रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या है, मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, असेसमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये है, फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट इटरेशन होगी दोबारा से यही मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, असेसमेंट, डिप्लॉयमेंट। वैसे आप देखो ये खुद से ही आप लिख सकते हो, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। मैनेजमेंट में क्या होगा कि आप हर एक चीज़ को मैनेज कर रहे होंगे इसके अंदर। रिक्वायरमेंट में आप रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे होंगे। डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में डिज़ाइन मैनेज कर रहे होंगे, जैसे कि सॉफ्टवेयर का किस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए, है ना, ब्लूप्रिंट वगैरह तैयार कर रहे होंगे। इम्प्लीमेंटेशन में इसका कोडिंग वगैरह पार्ट परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके का आप ये समझ लो कि लाइफ साइकिल का ही जैसा रिलेट हो रहा है ना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या था यार, सबसे पहले ब्लूप्रिंट डिस्कशन हो रहा था क्लाइंट और डेवलपर का, देन उसके बाद ब्लूप्रिंट बन के तैयार हो रहा था, फिर सॉफ्टवेयर का एनालाइज किया जा रहा था, एनालाइज करने के बाद क्या किया जा रहा था, उसका ब्लूप्रिंट डिज़ाइन किया जा रहा था, फिर उसमें इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा था, कोडिंग जिसको कहते हैं, फिर उसके बाद क्या कर रहे थे उसको मतलब कोडिंग टेस्टिंग हो रही थी, टेस्टिंग के बाद क्या कर रहे थे, डिप्लॉय कर दे रहे थे। तो यही तो कुछ उसी तरीके से रिलेट हो रहा है। चेक पॉइंट्स मतलब यहाँ से लेकर मान लो कि आपकी यहाँ तक 5 प्रोसेस में आपका ब्रेक हो रहा है पूरा होल सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब प्रोसेसेस कोई से भी मॉडल फॉलो कर सकता है। लेट सपोज इटरेटिव मॉडल है, ठीक है। इटरेटिव मॉडल्स में क्या होता है, नंबर ऑफ इटरेशंस में ब्रेक हो जाती हैं चीज़ें, और कुछ नहीं होता। इटरेशन में वही है, जैसे आप वाटरफॉल मॉडल आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, सो सेम वही चीज़ें हैं कि एनालाइज होगा, फिर डिज़ाइन बनेगी, फिर उस मतलब ब्लूप्रिंट बनेगा, फिर डिज़ाइन होगी, फिर कोडिंग होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी, टेस्टिंग होगी, डिप्लॉयमेंट होगा। तो वही बेसिक 5-6 प्रोसेसेस में यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर यहाँ से लेके यहाँ मान लो 5-6 प्रोसेस यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये स्टार्ट हो गया, लेट सपोज ये स्टार्ट है, ये एंड है, तो यहाँ पे आपका पूरा प्रोजेक्ट एंड हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट होकर सारी प्रोसेस फॉलो करके एंड हो रहा है यहाँ पे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, चेक पॉइंट्स क्या होते हैं। चेक पॉइंट्स मतलब बीच में ऐसे ऐसे पॉइंट्स होंगे, बीच में पॉइंट्स मतलब कि हो सकता है कि हर एक प्रोसेस के बाद पॉइंट्स हो, है ना, एक प्रोसेस कंप्लीट हुई दूसरी प्रोसेस के बाद पॉइंट्स हो, या हो सकता है कि बीच बीच में और भी छोटे छोटे पॉइंट्स हो, जिसकी हेल्प से आप पूरा होल जो आप बना रहे हो ना, स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसके बीच बीच में जो पॉइंट्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं आपके, कि अगर मान लो यहाँ इस पॉइंट में आप पहुँच रहे हो, लेट सपोज इस पॉइंट में पहुँच रहे हो, बट इससे पहले वाले पॉइंट में रिस्क है, सो आप उस रिस्क को इम्प्रूव कर सकते हो। उससे पहले वाले पॉइंट में कुछ गलती है, ये डिबग कर सकते हो उसको। समझ मारी बात। तो यही काम है चेक पॉइंट्स का। चेक पॉइंट्स का काम ये है कि पूरा जो तुम्हारा होल सॉफ्टवेयर की जितनी भी प्रोसेस हैं उनके बीच में कुछ प्री डिफाइंड पॉइंट होते हैं। हो सकता है कि पॉइंट्स यार तुम्हारे हर एक प्रोसेस के बाद हो सकता है कि बीच बीच हर एक बीच प्रोसेस में हो रहे हो, ठीक है। सो ये जो पॉइंट्स हैं, अगर यहाँ पे कोई गलतियाँ होती हैं तो, या गलतियाँ होंगी तो उसको सुधारा जाएगा, उसमें कुछ रिस्क होगा तो उसका मैनेज किया जाएगा रिस्क, अदरवाइज उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि यार यूज़र के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा है, सो फिर अपन क्या करेंगे कि यूज़र से मीटिंग करेंगे, है ना, फिर से देन उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट बनेंगे। तो ये है भैया कॉन्सेप्ट फुल चेक पॉइंट्स का। चेक पॉइंट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड आर predetermined points during the software development process where developer review and evaluate the progress of a project। तो ये है भैया सीन कि आपका जो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जो भी पूरा प्रोसेस था, मतलब जो भी पूरा है ना सॉफ्टवेयर बनने की प्रोसेस है, वहाँ पे भैया कुछ कुछ प्री डिफाइंड या प्री डिटरमाइंड पॉइंट्स हैं जिन्होंने को कहते हैं चेक पॉइंट्स। और यही है भैया एक्चुअल कॉन्सेप्ट इसका। दे आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस ऑफ एनी पोटेंशियल इश्यूज और रिस्क बिफोर दे बिकम प्रॉब्लम। तो यार ये 3 तरीके का होता है, 3 तरीके का इन द सेंस कि, है ना, अब ये क्या एक तरीके का रिस्क फैक्टर को मैनेज करने वाली चीज़ होगी चेक पॉइंट, ठीक है। अब आप इसमें 3 तरीके से पढ़ने वाले हो, एक है मेजर माइलस्टोन, दूसरा है माइनर माइलस्टोन, तीसरा है स्टेटस असेसमेंट। स्टेटस असेसमेंट, ये क्या, मेजर माइलस्टोन, माइनर माइलस्टोन, तीसरा स्टेटस असेसमेंट। मेजर माइलस्टोन में क्या होगा, आप हर एक प्रोसेस के बाद, हर एक प्रोसेस का एंड होने के बाद चेक करोगे कि उसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है। माइनर में क्या होगा, आप रोज, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो रोज चेक करेगा,
है ना। माइनर में क्या होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर जो भी होगा वो रोज चेक करेगा सॉफ्टवेयर की क्या अपडेट है, ठीक है। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसको अपडेट करेगा, नहीं है तो फिर टीम को बोलेगा आगे कंटिन्यू कर लो, ठीक है। तो ये माइनर का है, मतलब डे टू डे चेक करेगा। स्टेटस असेसमेंट में क्या होगा, स्टेटस असेसमेंट में भाई ऐसा है कि ये जो है और ये जो है दोनों अलग है। स्टेटस में क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है और यूज़र के अकॉर्डिंग, मतलब यूज़र या क्लाइंट ने बोला है कि भाई इस तरीके का मेरे को प्रोडक्ट चाहिए या इस तरीके का मेरे को सॉफ्टवेयर चाहिए, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं बन रहा है तो प्रोजेक्ट मैनेजर और उसकी पूरी टीम, है ना, क्लाइंट से इंटरेक्ट करेगी। तो भैया इसके अंदर जाता है, स्टेटस असेसमेंट के अंदर जाता है, ठीक है। क्लियर होगी टर्म। अब जो मैंने बताया वो तो भैया ये चीज़ मेजर माइलस्टोन, माइनर माइलस्टोन और स्टेटस असेसमेंट्स। अब ये जो है आपको उससे पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये मैंने जो आपको लाइफ साइकिल के फेसेस बताए थे 4 होते, जिसमें कि 2 इंजीनियरिंग फेज़ के अंदर थे और 2 जो थे प्रोडक्शन फेज़ के अंदर थे। ये इंजीनियरिंग फेज़ के अंदर था, ये प्रोडक्शन फेज़ के अंदर था। इंसेप्शन, एलैबोरेशन, IECT, कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन। इसमें जो होने वाला है, नंबर ऑफ इटरेशन देख लो। इंसेप्शन में 1 इटरेशन है, एलैबोरेशन में 2 इटरेशन है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में 3 इटरेशन है, फिर यहाँ पे 1 इटरेशन है। टोटल इटरेशन अगर मैं पूछूं तो 7 इटरेशन में यहाँ पे कंप्लीट किया जाता है पूरे पॉइंट्स को, ठीक है। तो 7 इटरेशन में यहाँ पे कंप्लीट किया जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने मेजर माइलस्टोन को डिनोट किया है ट्राइंगल विद समथिंग जिसके अंदर कुछ भरा हुआ है। माइनर के अंदर खाली है और स्टेटस के अंदर ये डायमंड शेप, या आप समझ सकते हो, ठीक है, या रोम्बस का जो भी है, डायमंड शेप समझ सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मैंने बताया था हर एक चीज़ में, जैसे यहाँ पे लिखा है माइलस्टोन जो होगा पूरा ग्लोबली वर्क करेगा, हर एक प्रोसेस के बाद एंड होने के बाद ये चेक करेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, डे टू डे चेक करेगा। स्टेटस में क्या होगा, देखो जो मैंने बताया था स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, वही आपस में बात बैठाएंगे, बात मतलब टीम डिस्कशन होगा, ठीक है। तो ये तीनों का खेल असली। स्टेक होल्डर क्या है, वो कोई बंदा हो सकता है एक पर्टिकुलर, या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है जो कि रिलेशन रख रहे हो या इंटरेस्ट रख रहे हो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, उन्हीं को क्या कहेंगे, स्टेक होल्डर कहेंगे। स्टेक होल्डर क्या कहेंगे, उन्हीं लोगों को कहेंगे। ये यूज़र भी हो सकता है ना। ये फंड जो रेस करते हैं प्रोजेक्ट में, ये वो लोग भी हो सकते हैं। ये मतलब कोई भी बंदा हो सकता है जो कि मतलब तुम्हारे प्रोजेक्ट में क्या कर रहा हो, एक रिलेशन दे रहा हो। अब वो रिलेशन पॉजिटिव रिलेशन भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो अपन अभी समझेंगे। तो ये बात समझ में आई, पहली जो लाइन है कि एनी टाइप ऑफ रिलेशन, एनी वन हैव एनी टाइप ऑफ रिलेशन इन द प्रोजेक्ट इज नोन एज द स्टैक होल्डर, ठीक है। स्टैक होल्डर की डेफिनेशन मेरे ख्याल से क्लियर है। द टर्म सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट स्टैक होल्डर रेफर टू अ पर्सन, ग्रुप और कंपनी दैट इज डायरेक्टली or indirectly involved in the project and who may affect or get affected by overcome of the project. So ऐसे पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन, उन लोगों का पर्सन या कंपनी जो कि डायरेक्टली डिपेंड हो रही हो या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड हो रही हो तुम्हारे प्रोजेक्ट में, और उनकी वजह से तुम्हारा प्रोजेक्ट अफेक्ट हो रहा हो, तो वो सारे लोग क्या कहलाएंगे, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के स्टैक होल्डर्स कहलाएंगे। स्टैक होल्डर्स मैंने बताया क्या होते हैं, है ना, जो कि अपने प्रोजेक्ट में उनका कोई ना कोई छोटा मोटा रोल हो। अब वो रोल हो सकता है या तो डायरेक्ट रोल हो या इनडायरेक्ट रोल हो। तो जो डायरेक्ट होगा उसको कहेंगे इंटरनल, जिनकी अंदर से काम हो रहा हो, है ना, जिन जो एकदम प्रॉपर उसमें डायरेक्टली रोल है। दूसरा है एक्सटर्नल, ठीक है, जो कि इनडायरेक्ट रोल है, बट इनको भी एज ट्रीट करना पड़ेगा, इनकी भी जो रूल्स हैं उनको भी फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। सो इंटरनल्स में कौन कौन से आ सकते हैं, तुम्हारे प्रोजेक्ट के मैनेजर, प्रोजेक्ट की टीम, कंपनी और जो फंडर। फंडर मतलब जो फंड रेस करते हैं तुम्हारे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, है ना, या फिर समझ लो मेन जो फंड देते हैं। तो वो सारे लोग हो गए इंटरनल्स स्टैक होल्डर। तो ये हो गई पूरी टीम या फिर प्रोजेक्ट की टीम, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, कंपनी या फंडर्स। जो चीज़ें हैं ये डायरेक्टली डिपेंड कर रही हैं तुम्हारे प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो ये डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं स्टैक होल्डर जो होंगे वो इंटरनल स्टैक होल्डर होंगे। ये इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी कर रहा है आपकी प्रोजेक्ट की। अगर तुमने कुछ गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ कुछ प्रोजेक्ट बना लिया या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बना लिया, सो वो इनडायरेक्ट हो गया। रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ बना लिया, इनडायरेक्ट हो गया। कस्टमर जैसा चाह रहा था वैसा नहीं बना पाया, ठीक है, गवर्नमेंट और या सप्लायर। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक्सटर्नल हो गई, एक्सटर्नल समझ रहे हो। तो ये बात हो गई। तो स्टैक होल्डर भैया आप कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो कि या एक बंदा हो या एक कंपनी हो या पूरी एक टीम हो या नंबर ऑफ पीपल हो, उन लोगों जो तुमने प्रोजेक्ट बनाया उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकते हैं, इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो सकते हैं, उनको कहेंगे स्टैक होल्डर। स्टैक होल्डर 2 तरीके का है, एक है इंटरनल स्टैक होल्डर, दूसरा एक्सटर्नल स्टैक होल्डर।